यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर जलाल को 500 करोड़ की फंडिंग हुई। अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से नेपाल और आसपास 100 खाते खुलवाए गए थे। तो सोचिए कितना बड़ा एक नेक्सस चलाया जा रहा था छांगुर बाबा द्वारा, जिसमें अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की फंडिंग हुई थी वाया नेपाल। ये फंडिंग जारी थी क्योंकि देखिए जो भारत में खाते हैं, भारत में खातों के जरिए भारत में आए पैसे का पता लगा सकते हैं, लेकिन ये नेपाल के अंदर भी जो भारत से सटे हुए इलाके हैं ना, नेपाल में वहाँ पर खाते खुलवाए गए थे ताकि सारा जो पैसा है वो पता ना चल पाए। छांगुर बाबा की कहानी, कागजी ट्रस्ट से ये फंड जुटा रहा था और ऐसे में अब अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। पाक से, दुबई से, तुर्की से, सऊदी अरब से इसको फंडिंग हो रही थी। नीलेश मेरे साथ इस वक्त हैं। नीलेश, छांगुर की गिरफ्तारी के बाद में कई राज सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज है कि 500 करोड़ की फंडिंग, अब तक सिर्फ 100 करोड़ की फंडिंग की बात हो रही थी और ये पूरा नेक्सस सीमा पार से भी चल रहा था। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया, एटीएस लगातार जांच कर रही थी और कल एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नसरीन को रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेकर जब पूछताछ शुरू की है तो एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर आई है उसमें ये साफ हो जाता है कि छांगुर बाबा को 500 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हुई, जिसमें 200 करोड़ का अभी तक पता लगाया जा चुका है। कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते छांगुर बाबा को बड़े पैमाने पर कैश पहुंचाया जाता था, जो कि नेपाली करेंसी होती थी, और नेपाली करेंसी को कैसे हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना है छांगुर बाबा और उसके सहयोगी बखूबी जानते थे। नेपाल से सटे हुए जिलों की अगर हम बात करें, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, गोंडा, लखीमपुर और पीलीभीत के ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जो है छांगुर बाबा के नेटवर्क के लोग जो नेपाली करेंसी होती थी उसको इंडियन करेंसी में चेंज कराते थे। उसके बाद उसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खेल में किया जाता था। जब ये खुलासा हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और तुर्की से बड़े पैमाने पर बाबा को फंडिंग की जा रही थी ताकि ये हिंदुस्तान में धर्मांतरण का धंधा चला सके और हिंदू युवतियों को अपना शिकार बना सके, जिसके लिए बाकायदा रेट भी तय किए गए थे। अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि बाबा और नवीन रोहरा, जो कि नीतू रोहरा उर्फ नसरीन का पति है, संयुक्त एक खाता है जो कि स्विस बैंक में है और बड़े पैमाने पर जो लेन देन की पुष्टि अभी तक हुई है, जिन अकाउंटों में बड़े पैमाने पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उसी स्विस बैंक के खाते से हुआ है। तो ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि बाबा जो कि गली गली साइकिल पर घूमकर अंगूठी बेचता था, आज उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो विदेशों में जाकर धर्मांतरण कराता है और स्विस बैंक में उसका खाता है और उसी खाते से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए धनराशि का आदान प्रदान होता था। तो ये अपने आप में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हैं। एटीएस ने छांगुर बाबा के साथ साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी रिमांड पर लिया है। दोनों से पूछताछ होगी और अभी तक एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि नवीन रोहरा की जो पत्नी नीतू रोहरा है उर्फ नसरीन, उनका और बाबा के साथ अवैध संबंध था। कहीं ना कहीं 72 दिनों तक बाबा और नसरीन एक साथ रहे और इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को फंसाने का काम किया गया कि किस तरीके से लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। बाकायदा रेट फिक्स किया गया। ठाकुर और ब्राह्मण बिरादरी से आने वाली लड़कियों का रेट 18 से 20 लाख तय किया गया। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग से आने वाली लड़कियों का रेट 12 से 15 लाख तय किया गया, जो ये बताता है कि बाबा किस तरीके से पैसे का लालच देकर, पुलिस का डर दिखाकर और जो है तंत्र मंत्र का खौफ दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर धर्मांतरण कराने के लिए लगातार काम कर रहा था। अभी तक जो जानकारी हुई है उससे तमाम ऐसे खुलासे भी हुए हैं कि बाबा ने कुछ ऐसे लोगों का धर्मांतरण कराया है, धर्मांतरण कराने के बाद सीधा उनको विदेश भेज दिया गया। तो अब उन तमाम पहलुओं से ये नेपाल वाले कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है कि नेपाल से सटे जो इलाके थे वहां पर खाते खुलवाए जा रहे थे और इस तरीके से भी फंडिंग कराई जा रही थी। उस एंगल पर जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए पूजा, बिल्कुल आज रिमांड का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी एटीएस की अलग अलग टीमें बाबा और नसरीन से पूछताछ करेंगी। अभी तक के पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ होता है कि बाबा और उनके सहयोगियों ने मिलकर नेपाल से सटे जो हिंदुस्तान के इलाके हैं वहाँ पर 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलाए गए। उन बैंक अकाउंटों में बड़े पैमाने पर विदेशी खातों से फंडिंग हो रही थी। कौन लोग हैं जिनके नाम वो 100 बैंक खाते खुलाए गए, किन किन बैंकों में खाते हैं, कितना लेन देन हुआ, किन किन लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कराया गया, अगर कैश निकाला गया तो कैश कहाँ इस्तेमाल किया गया। नेपाल से सटे हुए जिलों की अगर हम बात करें, जिसमें मुख्यतः बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है
गोंडा है, लखीमपुर है और पीलीभीत है। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर बाबा के सहयोगी एक्टिव रहते थे। बैंक खाते वहाँ पर खुलाए गए थे और बड़े पैमाने पर जो नेपाल से कैश आता था नेपाली करेंसी में, वो ज़िलों पर जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर उस करेंसी को इंडियन करेंसी में चेंज कराने के बाद बाबा को दिया गया, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के खेल में किया गया। क्योंकि जिस तरीके से जो नीतू है वो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है और ऐसे में वो एकाएक मुंबई महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर प्रदेश आती है और बलरामपुर में अपना आशियाना बना लेती है। करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की लागत में एक पूरी हवेली नीतू नसरीन की बनाई जाती है और उसी हवेली में रहकर बाबा और नसरीन मिलकर धर्मांतरण का खेल चला रहे थे। उसी ठीक बगल में एक मजार थी, उस जमीन को भी कब्जा करने के लिए दोनों का भरकस प्रयास था, क्योंकि मजार की जो जमीन है वो बेशकीमती जमीन है और उस मजार के आड़ में लोगों को कहीं ना कहीं इस्लाम का पाठ पढ़ाने का भी काम किया जाता था। बाबा के पास से कुछ ऐसी पुस्तकें भी बरामद हुई हैं जो ये बताती हैं कि बाबा हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह पर काम कर रहा था। और ऐसे में तमाम हैंडलर थे, चाहे वो पाकिस्तान से बैठकर बाबा को हैंडल कर रहे हों, दुबई या सऊदी अरब से बैठकर हैंडल कर रहे हो, या पाक, दुबई, तुर्की, सऊदी अरब से जो पैसा आया बाबा था, अब तक इसकी जांच कहां तक पहुंची? क्योंकि पाक, दुबई, तुर्की, सऊदी अरब से पैसा आ रहा था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहां आका बैठे हुए थे और चाबी भारत में भरी जा रही थी। देखिए, बिल्कुल शुरुआती जांच पड़ताल में जो 104 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था उसकी जांच जो है एटीएस ने जब की तो एटीएस के हाथ और तमाम सबूत लगे, चाहे वो पाकिस्तान से पैसा भेजा जा रहा हो, सऊदी अरब या दुबई से भेजा जा रहा हो, उसका पैसा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि हाल ही में चाहे वो बलरामपुर के उतरौला में बड़े पैमाने पर जो हिंदू से मुस्लिम बने थे या सिख से मुस्लिम जिनको बनने के लिए मजबूर किया गया था, उनकी घर वापसी कराई गई। और ठीक वैसा ही कार्यक्रम लखनऊ के गोमती नगर में हुआ, जहां 15 से ज़्यादा लोगों ने घर वापसी की और साफ तौर पे कहा कि बाबा कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बना रहा था और दबाव में जब लोग नहीं आते थे तो पुलिस का सहारा लेता था। अगर पुलिस जो है पीड़ित के पक्ष में खड़ी होती थी तो कोर्ट का सहारा लेकर बाबा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराता था। उसके बाद पुलिस में साठगांठ करके उनके ऊपर दबाव बनाता था ताकि लोग जो है धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने ये ऑन कैमरा बात स्वीकारी है कि बाबा किस तरीके से इस पूरे खेल को चला रहा था। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, छांगुर बाबा पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जहां बलरामपुर में छांगुर की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, तो वहीं छांगुर गिरोह के मेंबर्स पर भी तेजी से एक्शन जारी है। दरअसल बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, इसलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार है वसीउद्दीन खान और बब्बू चौधरी वही दुश्मन बना, तो एक एक कर काले कारनामे उजागर होने लगे। वसीउद्दीन खान उसके अवैध जमीन और धर्मांतरण की लिस्ट लेकर पीएमओ तक पहुंच गया। तब अफसर चौंके और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू होती है। तो ये इस पूरे मामले में एक नया एंगल है। वसीउद्दीन के आने से वसीउद्दीन खान उसके अवैध जमीन और धर्मांतरण की लिस्ट लेकर पीएमओ तक पहुंचा, तब जाकर छांगुर बाबा की पूरी पोल पट्टी खुलना शुरू होती है। अब देखिए, छांगुर बाबा जिससे लगातार पूछताछ जारी है, ऐसे में छांगुर नीतू 16 अप्रैल को लखनऊ पहुंचते हैं। ये पूरा सिलसिला किस तरह से शुरू होता है? छांगुर नीतू विकास नगर में ठहरते हैं और दोनों ही 70 दिन तक विकास नगर में रहते हैं। इसके बाद इनका पूरा खेल शुरू होता है। 50,000 का छांगुर पर इनाम घोषित होता है और उसके बाद 5 जुलाई 2025 को यूपी एसटीएफ को एक इनपुट मिलता है। यूपी एसटीएफ को मिले इनपुट के मुताबिक होटल में छापेमारी की जाती है। छांगुर और नीतू को गिरफ्तार किया जाता है। धर्मांतरण गैंग करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है और उसके बाद में बलरामपुर में बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो ताबड़तोड़ एक्शन जारी है उसकी बात हम कर रहे हैं। 8 से 9 जुलाई को छांगुर की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है और 10 अप्रैल 2025 को यूपी एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिलती है। इस तरीके से महबूब नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया जाता है। जो भी इसके और गैंग के लोग थे, छांगुर बाबा और नीतू पहले फरार थे। जैसे इनकी पोल पट्टी खुलती है, दोनों फरार हो जाते हैं। और इनकी पोल पट्टी खोलता कौन है? इसी का अपना दोस्त वसीउद्दीन खान उर्फ बब्बू चौधरी, जो दुश्मन बना तो एक एक कर काले कारनामे छांगुर बाबा के खुलने लगे। उसकी अवैध जमीन और धर्मांतरण की लिस्ट लेकर पीएमओ तक पहुंच गया वो, और तब अफसर चौंके और फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू होती है। बब्बू चौधरी और वसीउद्दीन खान ही छांगुर का दुश्मन बना, और अगर ये वसीउद्दीन ना होता तो छांगुर बाबा का नेक्सस तो शायद अब भी चलता रहता, क्योंकि छांगुर बाबा ने तो तगड़ी सेटिंग की थी स्थानीय प्रशासन में, जिस कारण से उसके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाता तो वो आवाज़ उठ नहीं पाती थी।
और अब पीएमओ तक पहुंची है छांगुर की शिकायत। तो देखिए पीएमओ तक पहुंची है छांगुर की शिकायत और छांगुर का स्थानीय स्तर पर दबदबा था। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, जिस बात का जिक्र इससे पहले भी हम कर रहे थे। छांगुर के करीबी दोस्त बब्बू चौधरी ने ही उसकी पोल खोली। बब्बू चौधरी और वसीउद्दीन खान इसका दुश्मन बना और छांगुर के काले कारनामों को उजागर किया बब्बू ने। बब्बू चौधरी पीएमओ तक पहुंच गया चिट्ठी लेकर और काला चिट्ठा पूरा जब पीएमओ में पहुंचा तो शिकायत पहुंचते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा नेक्सस चला रहा था कि इसके पास 500 करोड़ की फंडिंग हो रही थी दुबई से, सऊदी अरब से, तुर्की से, पाकिस्तान से और नेपाल का कनेक्शन भी सामने आता है। ऐसे में अब ये बख्शा नहीं जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। छांगुर के करीबी दोस्त बब्बू चौधरी ने इसकी पोल खोली है और पीएमओ तक जब छांगुर की शिकायत पहुंची तो उसके बाद में एक्शन होता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने इसने अपनी जबरदस्त सेटिंग की हुई थी।